हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी के घटना चक्र के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। उसकी ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं और घटना चक्र के जितने भी तथ्य थे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला लेक्चर है इसका पॉलिटी का, जिसमें हम सबसे पहले अंतरिम सरकार के बारे में देखेंगे। तो अंतरिम सरकार 1946 में हुई थी। इसका गठन, इसकी घोषणा सबसे पहले हुई थी 24 अगस्त 1946 को और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और इस परिषद के प्रमुख कौन थे? माउंटबेटन थे, और यानी कि अध्यक्ष माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। और हम देखेंगे कि जो ये अंतरिम संसद थी ये 17 अप्रैल 1952 को ख़त्म हो गई थी, यानी समाप्त कर दिया गया था। और जो निर्वाचित संसद थी, सर्वप्रथम इसकी बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और इसी में राज्यसभा का गठन भी 1952 में हुआ था। अब हम देखेंगे अंतरिम सरकार में जो विभाग दिए गए थे वो किसको किसको क्या मिले थे। तो जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले का विभाग मिला था। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मिला था। जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक आपूर्ति मिला था। जगजीवन राम को श्रम मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मिला था। C.H. भाभा को कार्य, खान और ऊर्जा मिला था। लियाकत अली को वित्त मिला था। उसके बाद हम देखेंगे अब्दुल निश्तार को डाक और वायु मिला था। आसफ अली को रेलवे और परिवहन मिला था। राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मिला था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मिला था। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि मिला था। उसके बाद जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1947 में, तो उसमें हम देखेंगे कुछ विभागों में चेंजेस हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेहरू को, इनको पहली बात तो प्रधानमंत्री चुना गया था और राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध इनको विभाग मिला था। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण एवं प्रांतों यानी राज्यों के मामले मिले थे। अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मिला था। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन। षणमुखम शेट्टी को वित्त मिला था। अंबेडकर को विधि मिला था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मिला था। C.H. भाभा को वाणिज्य मिला था। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मिला था। उसके बाद हम देखेंगे इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मिला था और नरहर विष्णु गाडगिल को खान, कार्य और ऊर्जा मिला था। अब हम देखेंगे कि इसमें अगर हमको डिफरेंस करना हो तो यहाँ पे भी लिखा है वही सेम चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल, विदेश वैज्ञानिक मामले मिले थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद को कृषि। जगजीवन राम को श्रम। बलदेव को रक्षा। जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक आपूर्ति, यानी कि पहले इनको रेलवे मिला हुआ था। यहाँ पे हम देखेंगे जॉन मथाई का इनको उद्योग और नागरिक आपूर्ति मिला था इनको अंतरिम सरकार में। उसके बाद में इनको 1947 में रेलवे मिल गया था। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में जो है वो बाद में मिला है और जो ऊपर लिखा है वो पहले ही है, यानी ब्रैकेट वाले लोगों का ही इसमें चेंज हुआ है। तो जॉन मथाई को बाद में रेलवे मिल गया था। भाभा को कार्य, खान, ऊर्जा पहले मिला था और बाद में 1947 में इनको वाणिज्य मिल गया था। लियाकत अली को वित्त था। और जहाँ पे ब्लैक डॉट बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीग से शामिल लोग थे जिनको इसमें शामिल किया गया था। तो क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब सरकार का गठन हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग से शामिल कौन नहीं था, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसमें लियाकत अली थे, अब्दुल निश्तार थे, गजनफर अली थे, जोगेंद्र प्रसाद थे और आई चुंदरीकर थे। ये मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। उसके बाद C. राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे लिखा है, यानी कि जो नए शामिल हुए थे 1947 में वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, रफ़ी अहमद किदवई को संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग व आपूर्ति और गाडगिल को खान, कार्य और ऊर्जा मिला था। अब हम संविधान का निर्माण देखेंगे कि किस प्रकार से किस क्रम में हुआ था संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा के गठन का जो सबसे पहले विचार आया था
वो 1934 में आया था M.N. रॉय को रांची के अधिवेशन में। यहाँ पे रांची लिखा हुआ है। तो सबसे पहले विचार 1934 में M.N. रॉय ने किया था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो संविधान निर्माण की मांग की गई थी वो हुई थी 1935 में फैज़पुर अधिवेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हुआ था वो 1934 में M.N. रॉय ने किया था, और जब कांग्रेस द्वारा गठन की मांग की गई थी वो 1935 में की गई थी फैज़पुर अधिवेशन में। और संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की घोषणा कब हुई थी? वो 1938 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इनकी घोषणा कराई थी जब वो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। और जो ये संविधान सभा का गठन हुआ था इसमें एकल संक्रमणीय मत यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सम्मिलित किया गया था। संविधान निर्माण का प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? वो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था, और इन्होंने दो संविधान सभा के निर्माण को माना नहीं था, और निर्वाचित संविधान द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था नवंबर में। इसमें सभा का गठन किया गया था, यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही सभा के गठन का विचार किया गया था। और सबसे पहली बैठक कब होती है? वो 9 दिसंबर को होती है 1946 में, और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि फ्रांस की प्रथा होती है। उसके बाद हम देखेंगे स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और विधायिका का अध्यक्ष को चुना जाता है मावलंकर को। और इसके साथ में उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं V.T. कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी। फिर हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, जो बाद में प्रस्तावना कहलाता है। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को पेश किया गया था। उसके बाद में इसको पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया था, जो बाद में प्रस्तावना कहलाता है। फिर हम देखेंगे संविधान सभा का प्रथम प्रारूप B.N. राव द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज हमें कब अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 को ग्रहण की गई थी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, वो 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे, और तभी संविधान पर हस्ताक्षर भी किया गया था सभी के द्वारा। उसके बाद हम इसमें समितियां देखेंगे। तो कुल 22 समितियां होती हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान की समिति और राज्यों के लिए समिति, ये जवाहरलाल नेहरू के पास में थी। प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय मामले के लिए वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। अब जो इसकी उप समितियाँ थी उसमें हम देखेंगे तो जो मौलिक अधिकार की थी वो J.B. कृपलानी के पास थी। अल्पसंख्यक वाली उप समिति H.C. मुखर्जी के पास थी। जनजातीय मामले की उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई के पास में थी। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा का प्रारूप B.R. अम्बेडकर ने दिया था, और प्रक्रिया नियम संचालन समिति वित्त व कर्मचारी व तथा झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद के पास में थी। कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी के पास थी। इसमें आप ध्यान देखेंगे, इसमें कार्य संचालन लिखा है। कार्य संचालन की समिति K.M. मुंशी के पास में थी, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद के पास में थी। अब हम देखेंगे सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया के पास में थी। संविधान सभा के कार्यों की समिति मावलंकर के पास में थी। भाषाई प्रांत आयोग S.K. धर के द्वारा 1948 में गठित किया गया था, और प्रारूप समिति के जांच की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पे एक नोट डाउन करके लिखा है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग 1955 में B.J. खेर की अध्यक्षता में बना था। उसके बाद हम प्रारूप देखेंगे कि प्रारूप का गठन सबसे पहले कब होता है। ये 29 अगस्त 1947 को होता है। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? वो 7 होते हैं, जिसमें अध्यक्ष जो होते हैं अम्बेडकर होते हैं। बाकी ये इसमें सब दिए गए हैं। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी जो कि एकमात्र कांग्रेसी थे इसमें, मोहम्मद सामदुल्ला, माधव राय, इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी, और T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने D.P. खेतान की जगह ली थी।
और इसका पहला प्रारूप फरवरी 1948 में आता है, दूसरा अक्टूबर में आता है और इसका अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को होता है, जब पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। और उस दिन क्या बोला था उन्होंने, अम्बेडकर जी ने बोला था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये 14 नवंबर 1949 को कहा गया था और 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था हमारा संविधान। उसके बाद उसमें कितने 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे उस समय 26 नवंबर 1949 को ये स्थिति थी। फिर हम लाहौर अधिवेशन के बारे में देखेंगे, दिसंबर 1929, जिसका संकल्प आधार था 26 जनवरी 1931 के लिए पूर्ण स्वराज दिवस को मनाना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त हो जाता है और एबोल्यूशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन 1949 लागू रहता है। अब हम कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति देखेंगे, तो इसमें ये दिया हुआ है कि इसका गठन होता है 8 जुलाई 1946 को, जिसके सदस्य होते हैं नेहरू, आसफ अली, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंकर, के.टी. सेठ, डी.आर. गाडगिल, हुमायूं कबीर और के. संथानम। अब हम कुछ इसके स्टेटमेंट देखेंगे क्या आए थे। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने स्टेटमेंट दिया था, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट था। और विस्काउंट ने स्टेटमेंट दिया था, हिंदुओं का निकाय। अब हम देखेंगे संविधान सभा में जो महिलाएं शामिल हुई थी वो टोटल 15 थी, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप देख लेंगे। उनके नाम हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुथन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। अब हम कुछ और तथ्य देखेंगे कि जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे, संविधान सभा के सचिव अयंकर थे, जो ड्राफ्टमैन थे वो एलन मुखर्जी थे और जो सुलेखक यानी कैलियोग्राफर थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और इसका हिंदी संस्करण में सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। और हिंदी भाषा का जो पाठ है 58वां संविधान संशोधन यानी कि 1987 में हुआ था और इसे भाग इसमें 22 और इसमें आर्टिकल था 394A, तभी इसमें जुड़ गया था। अब हम देखेंगे जो 389 इसमें सीटें थी, उसमें 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत की थी, 93 रियासत की थी और मुख्य आयुक्त की 4 थी, जिसमें कांग्रेस को 208 मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। अब हम संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। यहाँ पे ये लिखा है कि 26 जनवरी 1949 को कौन कौन से लागू हो गए थे, तो ये आर्टिकल उसमें लागू हो गए थे। हम विशेषताएं देखेंगे तो जो हमारा दार्शनिक भाग है संविधान का वो हमें दिखता है फंडामेंटल राइट में और DPSM में। उसके बाद हम राजनीतिक भाग देखेंगे, उसमें कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है और कार्यपालिका विधायिका का संबंध है। इसमें नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। 2 प्रकार के संशोधन होते हैं आर्टिकल 368 के द्वारा। एकात्मकता झुकाव के साथ हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था है और सरकार का संसदीय स्वरूप है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश तरीके से है और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी स्वरूप में है, जहाँ पे विधि की नियत प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत की है, जो कि आर्टिकल 21 में दिखती है। उसके बाद हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत हमें आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 44 से दिखता है। और हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है और वयस्क मताधिकार है। अगर हम भारत के स्वतंत्र निकाय की बात करें तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग, कैग, UPSC और स्टेट PSC जो है वो स्वतंत्र निकाय हैं। और आपातकाल के प्रावधान आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिए गए हैं, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। और इसमें कुछ और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है एकात्मकता की भावना में संघ और अर्धसंघ यानी कि क्वासी फेडरलिज्म, ये सब स्टेटमेंट KC व्हीयर के हैं। उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स ने कहा था।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था, और फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। और वकीलों का स्वर्ग के कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आइवर जेनिंग्स ने ही दिया था। अब हम देखेंगे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया है संविधान में। तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, यूपीएससी, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, और जो 3 सूचियों में शक्ति विभाजन है, ये सब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने। तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय संविधान, संसदीय शासन, मंत्रिमंडल और द्विसदनवाद। उसके बाद विधि का शासन भी हमने वहीं से लिया है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। विधायी प्रक्रिया और राष्ट्रपति का पद हमने लिया है, जो कि ब्रिटेन की राजा की तरह है। एकल नागरिकता और परमाधिकार लेख, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। अब हम देखेंगे हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है हमारे संविधान में। तो मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को पद से हटाना, राष्ट्रपति का महाभियोग, विधि की विधिवत प्रक्रिया यानी कि विधि का समान संरक्षण, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। अब हम देखेंगे आयरलैंड से क्या क्या लिया है। तो डीपीएसपी लिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति ली है, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य का मनोनयन होता है, ये हमने आयरलैंड से ही लिया है। अब हम देखेंगे हमने कनाडा से क्या लिया है। तो केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, यानी संघीय व्यवस्था, ये हमने वहीं से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से कॉन्सेप्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, ये भी वहीं से लिया गया है। और राष्ट्रपति के लिए विधेयक जो सुरक्षित रखा जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 200, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, यानी कि आर्टिकल 143 का कॉन्सेप्ट भी हमने कनाडा से लिया है। अब हम ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे हमने क्या लिया है। तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम, स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक, यानी कि आर्टिकल 108 अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब हम देखेंगे जर्मनी के वाइमर से हमने क्या क्या लिया है। उसके बाद हमने वहाँ से आपातकाल में मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, हमने जर्मनी के वाइमर से लिया है। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, और जो प्रस्तावना में हमारा 3 प्रकार का न्याय है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमने सोवियत संघ से लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन लिया है, और जो प्रस्तावना में हमारे शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने फ्रांस से लिया है। देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है। तो हमने संविधान संशोधन, यानी कि आर्टिकल 368, और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि जो बाकी के बचे हुए होते हैं, उनको हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। क्योंकि जो राष्ट्रपति जो मनोनयन करता है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का, वो हमने आयरलैंड से लिया है। और हमने जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। अब हम देखेंगे संविधान के भाग क्या क्या हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसके आगे सब लिखा हुआ है यूपीपीसीएस करके या आरओ करके, तो ये उन क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पार्ट 1 है हमारा, उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा है नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक। तीसरा है मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व, वो 36 से 51 तक है। उसके बाद आता है 4A पार्ट, जो कि हमने मौलिक कर्तव्य है, वो आर्टिकल 15(1)A में है हमारे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी संघ सरकार, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक लगती है, जिसमें कुछ अध्याय हैं, चैप्टर्स। तो पहले चैप्टर में कार्यपालिका है, जो कि 52 से 78 तक है। दूसरे में संसद है, जो कि 79 से 122 तक है। उसके बाद तीसरे चैप्टर में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, यानी कि आर्टिकल 123। उसके बाद 4th पार्ट में न्यायपालिका आती है, यानी कि 124 से 147 तक। उसके बाद कैग आता है, यानी कि 148 से 151 तक। 6 में राज्य सरकारें हैं, उसके में भी चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। ये राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक आती है, जिसमें कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति,
हाई कोर्ट की शक्तियाँ और अधीनस्थ न्यायालय को शामिल किया गया है। उसके बाद जो 7वां पार्ट है वो निरस्त है। हम 8th पार्ट पे जाएंगे, उसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात हुई है, आर्टिकल 239 से 240 तक। उसके बाद 9 पार्ट में पंचायत आती है, आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। उसके बाद आता है 9A जो कि नगर पालिका है, जिसका संविधान संशोधन 74 में हुआ था। संविधान संशोधन जो 74th वाला था 1992 का, उसमें 9A पार्ट जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक दिया गया है। उसके बाद हम 9B देखेंगे, इसमें सहकारी समितियां हैं जो कि संविधान संशोधन 97 में हुआ था 2011 में। इसमें 243ZH से लेके 243ZT तक दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे 10th पार्ट में, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात कही गई है 244 से लेके 244A तक। 11वें पार्ट में संघ राज्य संबंध है जो कि विधायी प्रशासनिक को इसमें बांटा गया है। पार्ट 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद है, उसमें भी इसमें अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट 13 है, उसके अंदर दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। उसके बाद 14 पार्ट में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग को भी सम्मिलित किया गया है। पार्ट 14A में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल दिए गए हैं। पार्ट 15 में निर्वाचन है। पार्ट 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद पार्ट 17 में राजभाषा है। पार्ट 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्ण है। पार्ट 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है। पार्ट 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है। और पार्ट 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचियों के बारे में जो यहाँ पे दी गई है। अनुसूचियाँ भी हर बार पूछी जाती हैं। तो सबसे जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम व न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों के भत्ते विशेषाधिकार के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कि इसमें जो पेंशन और ये भत्ते की इसमें बात कही गई किस किस के लिए है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैग, ये सब उन सब के बारे में प्रावधान है। अब हम तीसरी अनुसूची देखेंगे जिसमें शपथ के बारे में दिया गया है। तो इसमें संघ के मंत्री, संसद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, राज्य मंत्री, विधान परिषद के सदस्य और हाई कोर्ट के जज, इन सबको शामिल किया गया है। हमेशा याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनकी शपथ के लिए आर्टिकल 60 है। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा अनुसूची जो हमारी है उसमें है राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसके संबंध में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का नियंत्रण दिया गया है। छठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आरओ में पूछा गया है पिछली बार। 7वीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई हैं। मूल रूप से उस समय पे 14 भाषाएं थीं। बाद में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई है। 71 संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई है। उसके बाद 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। और 2011 में उड़िया का नाम ओडिया कर दिया गया था। 9वीं अनुसूची भू सुधार व जमींदारी प्रणाली से संबंधित है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हुई सम्मिलित की गई थी। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जो कि 52 अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में उसमें सम्मिलित किया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में है, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 उससे सम्मिलित किया गया था। और पंचायत 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ हैं, 72 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 18 विषय हैं। अब हम इसके बाद प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो प्रस्तावना के बारे में कुछ वाक्य बोले गए थे। तो पहला था, इसको प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। और कुंजी नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। उसके बाद इसमें कहा गया है, परिचय पत्र किसने कहा था? ये नन्ही पालकेवाला ने कहा था। और ये भविष्य फल यानी कि जन्म कुंडली किसने कहा था? ये मुंशी ने कहा था। उद्देशिका संविधान का भाग है, ये SR बोम्मई केस में क्लियर हुआ था। और जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता यानी कि SPA। और पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? BR अम्बेडकर ने कहा है। अब हम देखेंगे हमारे इस प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है। तो 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। और समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। अब हम देखेंगे 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था और लागू इसको 26 जनवरी 1950 में किया गया था। अब हम देखेंगे इसके स्रोत क्या हैं। तो प्रस्तावना में जो स्रोत दिया गया है वो भारत की जनता है। उसकी प्रकृति क्या है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? इसमें जो इसका न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। न्याय का कॉन्सेप्ट हमने रूस की क्रांति से लिया है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का कॉन्सेप्ट फ्रांस की क्रांति से लिया है। अब हम इसके अर्थ देखेंगे कि किसका अर्थ क्या होता है। तो संप्रभुता का अर्थ इसमें दिया गया है, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही डोमिनियन है, या अपने मामलों के निस्तारण हेतु स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक में क्या है कि ये सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। उसके बाद गणतंत्र देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो सर्वप्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है और विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होती है हमारे यहाँ। और शब्दों का क्रम देखेंगे तो संप्रभु सबसे पहले है, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, ये सब इसमें दिया गया है। अब हम बेड़ोबारी विवाद के बारे में देखेंगे। ये 1960 का में आया था, केशवानंद 1973 में आया था और LIC मामला 1995 में आया था। और गोलकनाथ केस में कहा गया था कि संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना। अब हम देखेंगे पार्ट 1 के बारे में, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 के बारे में हम देखेंगे, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें संघ और इसका राज्य क्षेत्र है। तो आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि राज्यों का संघ है भारत, जो कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि संघ का विनाश नहीं हो सकता है, इसमें राज्यों का विनाश हो सकता है। भारतीय क्षेत्र के अंदर राज्यों के क्षेत्र हैं, संघ क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। आर्टिकल 2 में लिखा है इसमें कि नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना, यानी कि नए राज्य का एडमिशन करना, ये संसद की शक्ति होती है। और आर्टिकल 3 के बारे में इसमें दिया है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था, यानी कि क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, सीमा में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ये राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से होता है, साधारण बहुमत होता है इसमें। और जो संबंधित राज्य होते हैं उनका विधानमंडल से उनका मत जाना जाता है, जो कि एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है और यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। आर्टिकल 4 में दिया गया है, आर्टिकल 2 और 3 को 368 आर्टिकल के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसमें है कि भारतीय क्षेत्र विदेश को सौंपना भी इसमें शामिल नहीं होता है। अब हम धर आयोग और JVP आयोग देखेंगे। तो सबसे पहले SK धर आयोग बनता है 1948 में, जिसको भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं और इसमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कही गई थी। और भाषाई प्रांत समिति 1948 में बनाई जाती है, जिसके 3 सदस्य होते हैं, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, इसीलिए इसको JVP कहते हैं। और भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है
और राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 में होता है, जो भाषाई आधार पर होता है, और इसके अध्यक्ष फजल अली होते हैं और इसके 2 सदस्य होते हैं, पनिक्कर और कुंजरू। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि राज्यों का गठन कब किया गया था। तो जो स्थिति थी 1 नवंबर 1956 को, उस समय ये था कि भारत में 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। और हम सबसे पहले इसमें महाराष्ट्र और गुजरात बनता है 1960 में। उसके बाद दादरा नागर हवेली के बारे में दिया गया है 1961 में, ये यूटी बन जाता है। उसके बाद गोवा दमन दीव 1962 में ये यूटी होते हैं और गोवा का गठन 1987 में एज अ स्टेट होता है 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद पुदुचेरी के बारे में 1962 के बारे में दिया है। तो हम राज्यों का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, उसके बाद हरियाणा 1966 में, हिमाचल 1971 में, मणिपुर 1972 में है, त्रिपुरा और मेघालय भी 1972 में है, सिक्किम 1974 में। इसके बाद इसको 36 संविधान संशोधन के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है 1975 में। मिज़ोरम और अरुणाचल 1987 में, गोवा 1985 में राज्य बन जाता है, उससे पहले ये यूटी था। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 में बनते हैं और तेलंगाना सबसे लास्ट में 2014 में बनता है। ये हमारे राज्यों का था। और ये हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया था। मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु हो गया और मैसूर 1973 में कर्नाटक हो जाता है इसका नाम। और लक्षद्वीप मिनिकॉय अमनदीवी को 1973 में मिला के लक्षद्वीप बना दिया जाता है। और 1992 यानी कि 69th संविधान संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहलाता है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को। और उत्तरांचल 2006 में उत्तराखंड कहलाता है, पंडिचेरी 2006 से पुदुचेरी कहलाता है और उड़ीसा को 2011 से ओडिशा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।